ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, आपने सुना एक अलौकिक वाद्य को, बांसुरी कहते हैं इस वाद्य को। कितनी सरल छोटी सी बांसुरी। और कृष्ण और बांसुरी तो एक दूसरे के पर्याय हैं। जब भी हम सुनते हैं तो किसी और लोक में चले जाते हैं, और जब जब बांसुरी की तानें सुनते हैं तो प्रेम की सृष्टि जैसे वहाँ पर सृजित हो जाती है। बांसुरी के एक ऐसे ही कलाकार, युवा कलाकार हमारे राइजिंग सिटी के आज के ख़ास मेहमान हैं। उन्होंने बहुत साधना की है, सुरों को साधा है, और बांसुरी पे, बांसुरी के स्वरों को, उसकी तानों में अपनी सृष्टि को स्थापित किया है, उसके प्रति समर्पण किया है। हमारी राइजिंग सिटी के ऐसे ही राइजिंग स्टार हैं अविनाश पुरोहित। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी, कब से आपने बांसुरी की तालीम ली? सर, बहुत लंबा समय है हुआ इसको, और बहुत ही ड्रामेटिक फॉर्म में एंट्री हुई। ऐसा कोई एम नहीं था कि बांसुरी ही बजाना है, बट विरासत में संगीत मिला था, पहले गाते थे। अच्छा। और एक दिन घर में बैठे थे तो बड़े भाई ने जो है बोला कि गली में एक निकला था बांसुरी वाला, तो मैंने कहा अच्छी बांसुरी बजा, हम भी बजाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने काम नहीं है ये, और थोड़ी हवा निकल जाएगी। तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है कि उससे मैंने बांसुरी लेके सीखना सीधी चुनौती से, चुनौती से बिल्कुल। फिर काफ़ी सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स के प्रति मेरा लगाव शुरू से था।
मदर मेरी गाया करती थी, जब ये गीत मेरे को प्रेरणा हमेशा देता था। पर आपका बांसुरी की तरफ सीधे झुकाव, हाँ। और फिर वो सफ़र, तो बांसुरी की तरफ ही झुकाव रहा या समानांतर रूप से दूसरी विधाएं साथ चलती रही? नहीं, बांसुरी की तरफ इसलिए कि उससे पहले एक सुशीर वाद्य जो है, एक मैं पहले और बजाया करता था, वो था हारमोनिका माउथ ऑर्गन। तो वो भी मैंने चुनौती पे ही सीखा था कॉलेज में, और सिर्फ 2 दिन में सीख करके एक सॉन्ग प्ले किया, इंटर यूनिवर्सिटी में 2nd आया था। हालांकि देखो अविनाश जी, कोई भी विधा हो उससे हमारा सीधा संबंध होता है, और धीरे धीरे वो संबंध प्रगाढ़ होता जाता है। तो बांसुरी से आप कैसे अपने संबंध को महसूस करते हैं कि क्या बात, जैसे हम लोग एंकर हैं, हमारा संबंध हमारे गले से है, हमारे कंटेंट से है, और काफ़ी इस तरह की तैयारियां होती हैं, होमवर्क होती, लेकिन बांसुरी से सीधा संबंध आपका क्या है? बहुत गहरा संबंध है सर। मैं इसके अलावा और कुछ भी इमेजिन नहीं करता हूँ, खाली बैठा होता हूँ तो मेरी ज़्यादा यार दोस्ती नहीं है। मैं सिर्फ इसको ही सबसे ज़्यादा समय देना उचित समझता हूँ, और जो गुरुजी बताते हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस करना, उसको वापस रियाज करना, इसमें ये भी ऐड करें वो भी ऐड करें, तो हमेशा मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। उनके वीडियोस देखना, मेरे फ़ोन में भी सबसे ज़्यादा स्टॉप। जैसे आपने बताया कि गली में कोई बांसुरी वाला निकला, और वो शायद आपकी पहली बांसुरी की तरफ घटना घटी। उसके बाद ये सफ़र कैसे मुसलसल चला, और कैसे इसमें गंभीर रूप से आपने बहुत सारे फोक सॉन्ग मैंने उस पर प्ले करना शुरू किए। फिर नहीं, सीधे आपने फोक सॉन्ग? हाँ, क्योंकि फोक सॉन्ग मदर गाया करती थी खाना खाते वक्त, तो मेरे को ऐसे अपील करते थे। फिर हिंदी में एमए किया हुआ था, तो वो एक एक वर्ड को मेरे को क्लियर करती थी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। यानी जो मेरा अगला सवाल है, लगता है आप ज्योतिषी हैं। नहीं, तो मेरा अगला सवाल यही था कि अक्सर हमने देखा है कि जो भी कला के क्षेत्र में उनकी माँ उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। आपने तो खुद ही बता दिया। हाँ। तो आपके माँ का काफ़ी आपके प्रति सपोर्ट रहा, झुकाव रहा, और कला के प्रति उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बांसुरी को अपनाया? मैंने जब साथ साथ उनके गाने के साथ साथ बजाना शुरू करा, तो कहा कि भाई अब अच्छे स्तर पे जा रहे। आपकी मम्मी भी गाती थी? बिल्कुल। तो कोई ऐसा हमें प्ले करके बताइए कि आपकी मम्मी ने गाया और उसे आपने बांसुरी पे प्ले बिल्कुल किया। हमारे राजस्थान का ही एक और फोक है जिसे मैं गा के बताता हूँ। वर्डिंग मुझे नहीं पता है, पर उसका म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता था। उसे जूरी के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। कह सकते हैं कि आपकी पहली गुरु आपकी मम्मी थी। बिल्कुल। लेकिन एक गुरु होते हैं जिनसे हम विधिवत तालीम लेते हैं, और शास्त्रीय संगीत और कला के क्षेत्र में कहा जाता है कि गुरु जो शिष्य को गंडा बांधता है। बिल्कुल। शिष्यत्व का गंडा। तो ऐसे गुरु आपके कौन थे? फिर वहाँ से सफ़र तय हुआ कि अब किसी बहुत ही गुणी व्यक्ति के पास आपको जाना चाहिए जो आपको सिखा सके। तो पंडित सूरज नारायण जी पुरोहित जो मेरे प्रथम गुरु रहे, उनके पास जाने का मुझे मौका मिला। उन्होंने एकदम स्वीकृति प्रदान की? बिल्कुल नहीं, परीक्षा लेते हैं तब मैं ये फ्लूट ऐसा नहीं बजाया करता, तब मैं सीधा फ्लूट बजाया करता था। हाँ। क्योंकि मैंने गली में से खरीदा था। तो उनके घर गया और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने देखा कि भाई हाँ, तो मैंने कहा फ्लूट सीखने आए हैं तो ठीक है, थैले में से निकाला, बजाइए। तो मैंने सबसे पहले ये मांड ही बजाया। चूंकि मांड उनका शिष्यत्व देने से पहले उन्होंने आते ही परीक्षा लिया। बिल्कुल, कि आप बजाना जानते हैं? मैंने कहा हाँ, सीधा फ्लूट। अच्छा, सीधा फ्लूट जानते हैं, तो ठीक है, बजा के बताइए क्या। तो मैंने मांड बजाया। जैसे ही उनको भी ये सबसे प्रिय राग था। तो भूपाली राग है उनका और मांड। तब तक आप मांड और इसका थोड़ा बहुत रियाज कर चुके थे? हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनको बजा के बताया, तो उन्हें लगा कि ये बंदा कुछ बजा सकता होगा। लेकिन उन्होंने मेरी पूरी परीक्षा ली। उन्होंने कहा ठीक है,
अमुक तिथि को अमुक तारीख को इतने बजे आ जाना, इतने बजे मतलब इतने ही बजाना, 1 मिनट ऊपर रहना है, 1 मिनट भी ऊपर मैं नहीं, जल्दी पहुंच गया। फिर उन्होंने मेरे को एक आसन दिया और ग्लास दिया और इस पे बैठ जाइए और सा लगाइए। फ्लूट उन्होंने परचेज करके दिया मेरे को, मेरे लिए प्रथम, मेरा फर्स्ट आसन तो समझ में आता है, गिलास किस लिए? पानी के लिए, ताकि गला सूख बीच जाए। में। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट फ्लूट लाके सा लगाना सिखाया और बोले कि ठीक है अब सा लगाइए आप। और नंबर ऑफ डेज मैं वहाँ जाता था, एक केवल सा की, सिर्फ सा की। वेरी फर्स्ट मेरे को सा का प्रैक्टिस वो कैसे, थोड़ा सा सा हमें बताइए। हम तब जब जाते थे तब तो आड़े टेढ़े सा लगते थे, पर फिर रोज कहते थे गुरुजी सा क्या, हाँ टाइम देखिए, अपना टाइम बढ़ाइए, सांस बढ़ाइए, कितनी देर तक सा लगा सकते हो। जैसा आपने कहा कि गुरुजी ने कहा कि सांसों की ये अभ्यास था, और पंडित सूरज नारायण जी पुरोहित काफ़ी कला के मर्मज्ञ थे और अनुशासन के एक तरह से सिपाही थे। तो उनकी अनुशासन के बारे में, कैसे वो रियाज करवाना और एक गुरु का जो अनुशासन है वो कैसे उसको आगे बढ़ाते थे? समय के वो बहुत पाबंद थे। जो समय उन्होंने बोल दिया उसी समय जाना जरूरी है। और जो रियाज वो कहते थे कि ये करके आना है, नेक्स्ट टाइम नया बताऊंगा, तो हमको ये एंथुसियाज्म रहता था कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हमको नया बताएंगे। हम करके जाते थे वो चीज़, लेकिन उनको लग जाता था कि अभी तक वो बात नहीं आई है। तो उनका मेन उद्देश्य ये रहता था कि स्टूडेंट की घसाई होनी चाहिए पूरी। घिसावट जब तक नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम जब जाते थे तो ये जो घिसाई है वो कब तक चली? काफी समय तक चला। सबसे पहले सबसे छोटा फ्लूट था, उसके साथ सबसे पहला जो सा से आगे आने का जो सफर था, 22 डेज कंटिन्यू मैंने सा 1 घंटे तक बजाते बजाते मैं काफी बोर हो चुका था, बिगनर था। तो दादा कहते थे हम उनको, दादा को सुनाई कम देता था, मशीन लगा के रखते थे। तो दादा स्नान करने चले गए। मैंने कहा दादा स्नान करने चले गए, अंदर है, तो ऐसा करते हैं आज रे ग भी लगा के देखते हैं। तो मैंने सा के साथ रे और ग लगाया, एकदम से अंदर से आवाज आई। दूसरा कोई भी स्वर नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ सुनाई देता है तो स्वर, बाकी कुछ नहीं। ये गुरु होते, मुझे सिर्फ स्वर सुनाई देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी इसी में जो है वो पूरी की है। तो आप दूसरे कोई स्वर नहीं लगाएंगे। फिर वापस आए, हाँ रे और ग किसको पूछ के लगाया आपने? तो मैंने कहा गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ, मैं काफ़ी बोर हो गया था सा करते करते। तो बोले कि ठीक है। 30 डेज के बाद उन्होंने मेरे को सरगम पूरी सिखाई, ये सा रे ग म। उससे पहले एक और मैंने जो है गुस्ताखी करी कि घर पे जा कर के दूसरा अभ्यास किया कि अभी गुरुजी नहीं है, ऐसे ये मैंने गलती करी। और रे ग म जो बजाए मैंने, उससे मेरा हेडेक हुआ, मेरे गले में प्रॉब्लम हुई। और फिर जब वापस जिस दिन जाना था उस दिन गया, तब बजा नहीं मेरे से। तो उन्होंने घर पे रियाज करा तुम लोगों ने, ऐसा उन्होंने पकड़ लिया। फिर मेरे को उन्होंने कहा चलो 2 दिन का रेस्ट लीजिए, फिर आइए मैं आपको पूरा सरगम सिखाता हूँ। अच्छा, वो पहला क्या ऐसी तान थी जब आपका ये प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो गई, सरगम की शिक्षा, उसके बाद उन्होंने आपको अनुमति दी कि आज आप ये बजा सकते हैं, वो क्या था? पहले जो कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम हुआ करते थे, तो संस्कार भारती करके एक संस्था है, वहाँ से मेरे को कहा गया कि आप यहाँ आकर के बजाइए। मैंने कहा मैं गुरुजी से परमिशन लेकर के फिर आपको यस करूँगा। या तो आप उनसे परमिशन ले लीजिए एज ए अकॉम्पनिस्ट। बिल्कुल नहीं, मेरे को सोलो परफॉर्म करने के लिए दिया गया। तो मैंने कहा कि नहीं, आप गुरुजी से। तब तक आपने सोलो शुरू नहीं किया? नहीं, उन्होंने मेरे को राग बताना शुरू करा था। तो मैंने कहा आप गुरुजी से परमिशन लीजिए, अगर वो कर देते हैं ओके तो ठीक, तो फिर मैं बजाऊंगा। उन्होंने भी गुरुजी से पूछा होगा, मैंने भी पूछा। तो गुरुजी ने 5 मिनट सोचा पहले, फिर ओके कर दिया, ठीक है जाओ। तो वो कौन सी धुन थी? वहाँ पे मैंने राग भूपाली जो है वो मेरे को गुरुजी ने 3 ताल में निबद्ध करके बताई थी। वो मैंने वहाँ पे पहले सबसे पहले बताई। कितनी देर?
वो मेरे को वहाँ पे समय दिया गया था कि आपको यहाँ पे 15 मिनट बजाना है। तो मैंने वहाँ पे वो 15 मिनट जो है बजाई थी, राग भूपाली बजाई थी। थोड़ा सा हमें सुनाइए। हालांकि हम आप दर्शकों को तो बताएंगे क्लिपिंग से आपके गुरुजी की जो थी बंदिश वो थी। पंडित सूरज नारायण जी पुरोहित से जो आपका शिक्षण रहा प्रारंभिक, कितनी अवधि का रहा? उनके साथ मेरा लगातार पहले 3-4 साल तक मेरा उनके साथ सानिध्य रहा। फिर मेरा एक सर्विस लग गया था, इस वजह से मेरा जो सीखने का ब्रेक आ गया, जो था उसमें ब्रेक आ गया। उसके बाद वापस 3-4 साल के ब्रेक के बाद फिर मैं कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पे गया। तो गुरुजी ने कहा कि आप शुरू करिए, और फिर उन्होंने मेरे को बड़ा फ्लूट दिया। और उस वक्त मेरे पास तानपुरा और वो सब कुछ हो चुका था। तो उनको लगा कि पोटेंशियलिटी बढ़ रही है, उन्होंने मेरे को और ज़्यादा शिक्षा देना शुरू करा। पहले ट्वाइस इन ए वीक होता था, फिर थ्राइस इन ए वीक हो गया था। 3 बार हम उनके घर जाते थे, जो वो सबक देते थे हम सीख के वापस। यानी जब आप अकॉम्पनिस्ट के साथ भी बजाया करते थे, जिसमें तानपुरा और ये सारे थे, फिर वो भी, फिर कुछ भजन संध्याओं में भी जाने की अनुमति देना शुरू करा, ताकि फीडबैक आपको पता चले कि क्या है। तो अविनाश जी, फ्लूट के साथ साथ आपने वोकल पे भी अभ्यास किया? हाँ, पहले माँ के साथ, मतलब वही जैसा मैंने कहा ना, शब्दों के अंदर बहुत वो थी। क्योंकि कहा जाता है कि बांसुरी बजती नहीं है, गाती है, खुद गाती। गाय के अंग, गुरुजी गाय की अंग ही सिखाते थे, और गुरुजी भी गाय के अंग से ही थे। तो गाय की अंग जो है वो मुख्य रहा। तो वही मैंने सबसे पहले गुरुजी के सामने प्ले किया, तो उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं, ये बंदा कुछ कर सकता है, इसको सिखाना चाहिए। वरना हर एक बंदे को वो यस भी नहीं करते थे। यानी वो गायकी का भी अभ्यास कभी कभी साथ में करवाते थे, वोकल का? वोकल का गुरुजी नहीं करवाते थे, पर उनको पता था कि मतलब ये पिक कर लेता है। ऐसे तो कहते थे कि तेरे को पहले गाया हुआ है क्या, क्योंकि वो खुद रेडियो सिंगर थे। अच्छा, वो उनके साथ साथ कभी आपने सेल्फ ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि मुझे और भी कहीं प्रोग्राम में प्ले करना है या कहीं और मैं जा सकता हूँ? उनसे अनुमति बिना आपने नहीं, कभी नहीं किया। जब तक गुरुजी थे तब तक हमने बगैर उनसे पूछ के कहीं पर भी कोई भी प्ले नहीं करा। लेकिन तब तक वो अनुमति दे देते थे कि कहीं आपको जाना हो? हाँ, जब भी मैं कहीं जाता था उनसे पूछ के जाता था, या अगले किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ये कह देता था, संस्था को, आप गुरुजी से अनुमति लीजिए। चलिए, पंडित जी सूरज नारायण जी के बाद आपने फिर कहाँ, किस गुरु के पास अभ्यास किया? फिर अभी जो वर्तमान में मेरे गुरुजी हैं पंडित राजेंद्र जी वैष्णव, उन गुरुजी के पास में मैंने तालीम लेना शुरू करा। पंडित जी राजेंद्र जी तो हमारे भारत के एक तरह से सुरमणि हैं, और शास्त्रीय संगीत में काफ़ी प्रतिष्ठित भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। हालांकि हमने उन्हें काफ़ी करीब से भी देखा है, लेकिन आप तो एज ए शिष्य। बिल्कुल, काफ़ी उनके शिष्य रहे हैं, लेकिन मेरे प्रति उनका प्रेम और झुकाव बहुत अलग इसलिए है क्योंकि उनके साथ भी मेरा मिलना है। ये हुआ कि मैं उनसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन एक डर था कि मना कर देंगे, हर एक को वो नहीं सिखाते, ऐसा अनुशासित व्यक्ति है। मेरे को ये डर था, अब इन्होंने अगर नहीं पकड़ा तो हमारा ये सफ़र ख़त्म। तो मैं बड़े मुश्किल से उनके यहाँ पहुँचा, और उन्होंने सहज भाव में एक ही बार में मेरे को यस कर दिया। तो मैं बहुत गदगद हो गया, और उन्होंने मेरे को समय दिया, एक तिथि दी, उस दिन आप वहाँ फ्लूट लेके रामानुज कोट पधारे। ठीक है, मैं वहाँ गया, और वहाँ पे मेरी शुरुआत हो गई उस दिन से। और तो वहाँ आपने बांसुरी उनके साथ या वोकल भी
का सफर शुरू किया? नहीं, बांसुरी का ही, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले पूछा कि आप क्या क्या बजाना जानते हैं। तो मैंने गुरुजी को बताया, मेरे को गुरुजी ने ये राग सिखाए हैं। और तो उसमें से जो मैंने रागें बताई उनको, तो गुरुजी ने बोला शाम का समय है, आप बिहाग का नाम लिया, तो आप बिहाग बजा के बताइए मेरे को। बताइए, कौन से बताइए? देखिए, आप राग विहाग बजा रहे थे, तब तक हमने पंडित राजेंद्र जी को कॉल किया है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम। और आपके शिष्य अविनाश जी हमारे साथ हैं। इनका जो सफ़र है बांसुरी का, आपकी क्या राय है इसके बारे में अब तक? अविनाश जी पुरोहित एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। इन्होंने अपनी बांसुरी की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक भी क्या कहें, लगभग उन जो बांसुरी जो ये बजाते हैं वो सूरत नारायण जी पुरोहित, जिनका निक नेम था नवा जी, और जो पन्नालाल घोष जी के शिष्य थे, उनसे इन्होंने अपनी तालीम ली। और नवा जी जब मौजूद थे तो वो अपने जीवन काल में उन्होंने इनको मेरे पास में भेज दिया कि राजेंद्र, अब इनको आगे की शिक्षा आप दो। तो ये अविनाश जी अभी मेरे पास भी सीखने के लिए आते हैं और अच्छा बजा रहे हैं। और मैं कई जगह प्रोग्राम्स में भी इनको भेजता हूँ, मेरे साथ में भी कई प्रोग्राम्स में ये चलते हैं, मेरे साथ संगत भी बहुत अच्छी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी, आपको वैसे तो आपने बताया, लेकिन आपका पहला जो एकल बांसुरी वादन है वो शो कब हुआ, कहाँ हुआ? मैंने जैसे बताया ना अभी, संस्कार भारती में मेरा जो वो आपका पहला शो था, वो मेरा सबसे पहला। उसके बाद मैंने भारत विकास परिषद में भी जो है बजाया, उस संस्था से भी मैं जुड़ा। उसके बाद मैंने एक कंपनीश किया था कथक महोत्सव में। वाह। एक बहुत अच्छी नृत्यांगना है, कथक करती हैं वे, महुआ चौहान, महुआ जी जो है, महुआ जी बहुत अच्छा कथक करती हैं। तो उनके वर्कशॉप में मैंने प्ले किया। और उसके जस्ट बाद में अर्जुन देव जी चारण जी अध्यक्ष थे, संगीत नाटक एकेडमी का प्रोग्राम था वापस। देन नेक्स्ट 3 डेज बाद मेरे को उसमें भी एक मौका मिला कंपनीश करने का। तो वहाँ पे मैंने उसमें आपने किसी प्ले में किया या कोई उनका कथक एक कंपोजिशन था, उसके साथ में मेरे को अपन कंपनीश करना था। अच्छा, तो उसमें मैंने बजाया। फिर आपने श्री कृष्ण के चरणों में भी बजाया है। बिल्कुल, चौपासनी विट्ठल मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि जब वैसे भी कलाकार किसी कला में डूबता है तो उसको काफ़ी अलौकिक अनुभव होते हैं, और बांसुरी तो है ही अलौकिक। तो कोई ऐसा अनुभव कि आप श्री कृष्ण के चरणों में हैं और वहाँ पे आपको क्या अनुभव रहा? वहाँ पर बजाना भी एक मेरे लिए एक मौका कह सकते हैं कि बहुत विरले लोगों को मिलता है। मुझे वहाँ पे मौका मिला गुरुजी के आशीर्वाद से ही, दोनों गुरुओं का आशीर्वाद रहा। दादा गुरु जो नहीं हैं और जो पंडित राजेंद्र जी गुरुजी जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। जो वो खान है बिल्कुल, और सम्मुख बैठ के सुन रहे थे। और जब गुरुजी सामने होते हैं तो एक शक्ति अलग होती है। और फिर आप श्री वहाँ पे महाराज जी बैठे थे, उनकी अनुमति, मतलब वो एक ऐसी जगह है वहाँ पे हर व्यक्ति को अनुमति नहीं मिलती और सहज भाव से नहीं बजा सकता है। लेकिन मुझे बहुत कूल फीलिंग हुई, मैंने अच्छे से बजाया। वहाँ पे क्या बजाया था आपने? वहाँ पे भी राग भूपाली की दूसरी रचना बजाई थी। एकल वादन था या एज ए अकॉम्पनिस्ट बजाया? एकल वादन था और सोलो था मेरा उसमें। वहाँ पे भी राग भूपाली और ये मांड, क्योंकि मेरे को वहाँ पे 30 मिनट का टाइम दिया गया था। 20 मिनट के अंदर आपको एक राग बजाना है और फिर जो है आपको एक जो है
फोक बजाना है। वैसे तो अविनाश जी मेहनत सब कला मांगती है, हर क्षेत्र मेहनत मांगता है, लेकिन आप बांसुरी पे ये कहा जाता है कि श्वासों पर नियंत्रण। तो श्वासों पर नियंत्रण के लिए आपके दादा गुरु और गुरु जी उन्होंने क्या अभ्यास बताया? जैसे योग भी कहा जाता है, तो आप कैसे अभ्यास करते हैं नियमित तौर पर? मॉर्निंग में पहले जल्दी उठ करके जो है सा जो है लंबी देर तक सा ही लगाना है। अभी तक जब भी कोई रियाज करना है उससे पहले तो सा ही लगाना है। जब हम सा से पूरे संतुष्ट हो जाते हैं कि अब सा ठीक लग रही है मेरी, फिर हम अलंकार, जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग के अलंकार, इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग के, उसके हिसाब से ही हम राग चूज करके, हालांकि घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीज़ें बजाते हैं, लेकिन कहीं भी राग बजाते हैं तब समय के अनुसार ही बजाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि श्वासों पर नियंत्रण के लिए प्राणायाम वगैरह करते हैं। आप प्राणायाम भी करते हैं? बिल्कुल, प्राणायाम भी करते हैं। जो आपके गुरु राजेंद्र जी हैं, तो वहाँ पर आपका जो रियाज का समय रहता है उसमें क्या एक पूरा का पूरा जो ऑरा है वो क्या रहता है? केवल बांसुरी का या और भी साथ में उनके कार्यक्रमों में, या नियमित तौर पर आपका वहाँ क्या एक सिस्टम, एक तंत्र क्या है? नहीं, गुरुजी क्या जाते हैं तो जैसे उन्होंने आज जो राग चूज किया है, गुरुजी का बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो राग शुरू करना है उनको उससे पहले उसके अलंकार और उसके बाद में एक बंदिश लेते हैं। वो उस ताल के साथ में कम से कम 5-6 बंदिशें और गायन। मैं बांसुरी का मेरा प्लेइंग बाद में होता है, सब बच्चों के साथ मैं भी बैठता हूँ, फिर गुरुजी एक एक बंदे से गवाते हैं कि हाँ ये लाइन तुम भी गाइए, तुम भी गाइए, उसमें मेरी भी बारी आती है तो मैं भी उसको गा के बताता हूँ। जहाँ कोई भी करेक्शन होता है गुरुजी वापस, यानी आप वोकल भी गाते हैं? बिल्कुल, वो उसके बिना हम फ्लूट बजा नहीं सकते। तो थोड़ा सा हमें वोकल भी सुनाइए, 2 पंक्ति जो भी आपको याद है। गाने का जो है अभी जैसे एक था इसका राग बिहाग में ही जो मैंने अभी जैसे किया, तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन में मेहंदी लगी है, मोरे हाथन में मेहंदी लगी है। बहुत सुखद लग रहा है अविनाश जी कि एक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल ऐसा संगम बहुत कम दिखाई देता है कि जो दोनों एक ही में समाहित है। आप जैसे कि आप बता रहे हैं पंडित जी राजेंद्र जी वैष्णव, तो सिलसिला क्या रहता है? जैसे आज राग विहाग पे स्टूडेंट्स को सिखाया और उसके साथ ही, तो क्या एक दिन में एक ही राग होती है या हो सकता है 2-4 राग भी कवर होती हो, या कल भोपाली होगी क्या? नहीं, एक दिन में गुरुजी ने एक राग लिया है तो उसमें कब 2 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि वेरी फर्स्ट तो 1 आवर तो ओम ही लगता है। वाह, सिर्फ एकदम शांति रहती है, एक अंधेरा होता है एकदम, और तानपुरे के साथ हम यानी प्रतिदिन पहले ओम से शुरुआत होती है क्लासेज की या अभ्यास की। एक ऐसा जो है वातावरण बन जाता है और उसके बाद में हम उस दुनिया में आ जाते हैं, एकदम संगीत की। तो हम भी चाहेंगे कि हम वापस ओम की तरफ बढ़े। बिल्कुल, तो हमारे बांसुरी में तो वो सा ही है। बिल्कुल।
बांसुरी में गति लाने के लिए क्या किया जाता है कि उसका एक गति बनी रहे? जो बांसुरी की यात्रा है, चाहे हम 1 मिनट के लिए भी बजाएं। नहीं, गति से मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। जैसे कंटिन्यूटी है ना, 5 मिनट बजाना है तो सांसों पे नियंत्रण, रियाज या किसी राग का वेरिएशन मॉड्यूलेशन वगैरह जो है, वो कैसे उसका जो एक नियंत्रण है, एक प्लेटफॉर्म, उसको आप कैसे कंपोज कैसे करते हैं हर सिटिंग में? या नहीं, हर राग का एक फॉर्मेट होता है कि ये राग इस समय का राग है, इसके ये वादी स्वर, ये संवादी स्वर हैं और इनको टच करते हुए 1 by 1 बढ़ना है। और ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने देर तक उसको एक्सपांड कर सकता है, ये उसके रियाज पे डिपेंड करता है। अगर एक आर्टिस्ट को, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे मेरे को सिर्फ 20 मिनट्स के लिए दिया गया, तो फिर सिर्फ मैंने उसके बंदिश को शुरू करने से पहले राग भूपाली के जो स्वर थे उनको टच करा और फिर मैंने बंदिश सीधे शुरू कर दी। तो अविनाश जी, जैसे आपने राग भूपाली का उदाहरण दिया, आप एक तो राग भूपाली सोलो में बजा रहे हैं, एक आपको कोई राग भूपाली का शास्त्रीय गायक है, उसके साथ आपको अकॉम्पनिस्ट राग भूपाली के अकॉर्डिंग करना है, उसके जो इंटरल्यूड है या जो, तो इन दोनों में क्या फर्क रहता है? शास्त्रीयता जो है, एक जो आर्टिस्ट है वो अपने खुद के अंदर का जो है वो फील करता है। मैं इसको थोड़ा सा हटा के आप इसी चीज को बताता हूँ। जैसे एक भजन लेते हैं जो राग भूपाली के बेस का है, ठीक है, गोविंद बोलो गोपालो बोलो, तो इसको हम अगर शास्त्रीयता इसमें ऐड करते हैं, जैसे कोई सिंगर जो है वो गा रहे हैं गोविंद बोलो गोपाल बोलो, तो मैं उसको भी इसी पे प्ले करूंगा, उसके साथ में मेरा जो इंटेक होगा फ्लूट का वो क्या रहेगा वो भी इस पे ऐड करके बताता हूँ। बिल्कुल। तो हमें उसी लोक में ले गए कि गायक गा रहा है और आप उसके साथ बांसुरी बजा रहे हैं। और जब आपने गीत की बात की तो हमारे साथ एक शास्त्रीय गायक है और गज़ल गायक है डॉक्टर राहुल जोशी साहब। डॉक्टर राहुल जी, आपकी क्या राय अविनाश जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर? संगीत के क्षेत्र में जब सुशील वाद्य की बात चलती है तो बांसुरी का नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी अंतर्गत हमारे जोधपुर के श्री अविनाश पुरोहित, जो कि अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इनको संगीत विरासत में मिला और इनके गुरु स्वर्गीय सूरज नारायण जी पुरोहित, उन्होंने इनको बहुत ही अच्छी तालीम दी। मैं राहुल जोशी, मैं भी
गाने का ही काम करता हूँ, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत, और हम लोग अनेक प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इसी अंतर्गत इनका और हमारा मिलना हुआ और इन्होंने काफ़ी कंसर्ट में हमारे साथ फ्लूट की बहुत ही अच्छी संगत की। वर्तमान में ये पंडित राजेंद्र वैष्णव जी से तालीम ले रहे हैं, जो कि बहुत ही जाने माने हमारे राजस्थान के शास्त्रीय संगीत गायक हैं। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत ही आगे उन्नति की ओर अग्रसर हो और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल भी बहुत गुणी कलाकार हैं और काफ़ी अरसे से रियाज कर रहे हैं। तो बांसुरी पे जो सबसे बेहतरीन राग आपको कौन सी लगती है? जैसे मुझे राग खमाज बहुत पसंद है और इसका बहुत ही बेहतरीन उपयोग अपने बॉलीवुड फिल्मों में राहुल देव बर्मन जी ने किया है। काफ़ी बहुत ही अच्छे अच्छे गीत, तो मैं उनसे काफ़ी मुतासिर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो राग खमाज के बारे में, और आपको कौन सी राग पसंद है? पहले राग खमाज के बारे में जानना चाहेंगे। राग खमाज जो है उस पर आपने जैसे बता ही दिया कि आर डी बर्मन साहब मेरे भी बहुत पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया है। और उसमें से उनकी एक जो रचना है बड़ा नटखट है, अमर प्रेम से है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहें तो मैं वो बिल्कुल आप सुनाइए। राग खमाज की ये इतनी जो मिठास है सीधे दिल में उतरती, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, मैं राग बहुत बड़ा है। एक इंटरव्यू मैंने जो सुना था राजन साजन जी मिश्रा जी का, जी। तो उनको भी एक क्वेश्चन किया गया था जो आम तौर पे जनता करती है कि गुरुजी आप ये वाला राग वहाँ पे भी गाया था, यहाँ पे भी गाया, ये गाया, तो और भी कुछ ऐसे राग हैं वो क्यों नहीं दुर्लभ रागों को गाया करते हैं? तो ये तो उनका इस पे ये उनका जवाब था कि राग बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं और कई गुणी जन लोग रागों को गा करके निकल गए, लेकिन राग अभी भी स्थिर है वहीं पर, उसे पूर्ण कोई नहीं कर सकता। तो उसके मामले में तो जब इतने बड़े आर्टिस्ट ऐसा कह सकते तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और ये तो एक समंदर है, इसकी पूर्णता तो ना तो प्रारंभ हो सकता है ना पूर्णता हो सकती है। ये तो एक यात्रा है, सतत यात्रा है। बांसुरी पे एक ये अक्सर चूँकि हम तो वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं इस बारे में, लेकिन बांसुरी पे जो एक निश्चित है कि अक्सर यही राग बजाई गई हैं, या उसकी एक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सीमा है, लेकिन उसके बाहर कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है। लेकिन कुछ हमारे भारत के बहुत लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध बांसुरी वादकों ने प्रयोग किए हैं, विदेशों में भी उनकी धुनों को अपनी बांसुरी में उतारा है। तो ये कैसे, ये यात्रा जो है, इसकी जो एक प्लेटफॉर्म है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? डिपेंड करता है आर्टिस्ट का मूड क्या है, किस चीज़ को लेकर के वो उसको कितना एक्सपांड कर सकता है। एक चीज़ को लेकर, राग को लेकर के या किसी भी कंपोजिशन को लेकर उसके इंटरनल फीलिंग्स क्या है। तो बाहर के जैसे लोगों की बात की आपने, तो वो क्लासिकल के साथ जब मिलते हैं तो फ्यूज़न, आपने नाम सुना होगा, तो फ्यूज़न जब करते हैं तो बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की संस्कृतियों का जो समावेश है उसे फ्यूज़न कहा जाता है। तो फिर भी क्लासिकल सब पे भारी है, इसी में से जैज म्यूजिक निकलता है, इसी में से रॉक निकलता है, इसी में क्लासिकल जिसको आता है वो सब कुछ कर सकता है। अदरवाइज दूसरा जो भी राग है, मैं जो भी बंदिश कह सकते हैं या संगीत कह सकते हैं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकता हूँ, पर उनकी कहीं लिमिटेशन रहती होगी। शास्त्रीय संगीत की कहीं लिमिटेशन नहीं है।
लिमिटेशन नहीं है। बहुत तो जैसे कभी कभी ऐसी चुनौती आ जाती है कि आपकी बांसुरी पर ये धुन नहीं निकल सकती। ऐसी चुनौतियां कई लोगों ने स्वीकार भी की है, हालांकि उसको तुरंत तो संभव नहीं है, रियाज करके उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की चुनौतियां भी हमने देखी हैं कई बार विदेशों के प्लेटफॉर्म पर। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसी चुनौती से कभी ना कभी तो सामना होता ही है। तो ये तो गुरुजी का आशीर्वाद ही रहता है, उस वक्त उसको समझा जाए, परखा जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। कोई ऐसी अविनाश जी स्मृति, कोई ऐसी घटना जो अब तक के आपके कार्यक्रमों के सफ़र में आपके दिल के सबसे करीब रही और वो भुलाए नहीं भूलती? एक घटना की बात कर रहे हैं तो जो कथक महोत्सव की बात करता हूँ मैं। कथक महोत्सव में हम लोग जो है स्टेज पे थोड़ा सा बैक स्टेज बैठते हैं। आर्टिस्ट जो होता है वो नहीं दिखाई देता है। हाँ, अकॉम्पनिस्ट थोड़ा सा पीछे रहता है, उनका एक अलग। और जो महुआ जी थे डांस कर रहे थे, तो उसमें बीच में एक फ्लूट का जो प्रसंग था उसको मुझे बजाना था। मुझे अभ्यास के दौरान ये पता नहीं था कि हमारे साथ उस दिन जो शो होगा उस दिन मृदंग बजाने वाले भी होंगे। तो शिव तांडव जैसा कोई ऐसा कंपोजिशन था, और उसके साथ जब मृदंग ऐड हो जाता है तो डमरू का वो एक अंग बनता है। तब उस वक्त मेरे, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि कोई चीज नहीं हो सकती हो, तो मेरे जहन में उसी वक्त एक कोई पीस उससे रिलेटेड बना जिसको मैंने वहां बजाया। तो वो एक ऐसा साक्षात मतलब लाइट इफेक्ट्स के साथ में पीछे जो शो हो रहा था कि जैसे शिव तांडव कर रहे हैं, लाइट इफेक्ट्स जो था वहाँ पे, और महुआ जी जो डांस कर रही थी एकदम यूं अर्धनारेश्वर का फॉर्म नजर आ रहा था। और उस धुन के साथ इम्पैक्ट ये था कि जो आगे की रो में 3-4 बुजुर्ग बैठे थे, वो सीट से उठ करके फर्स्ट रो के आगे डांस कर रहे थे। वाह, क्या बात है। वो मुझे अंकल दिख रहे थे कि वो डांस कर रहे हैं, और उन्होंने जो है पूरे पीस तक डांस किया। उनको डांस करते हुए महुआ जी ने उस पूरे पीस को रोलिंग करते हुए आके मेरे को ऐसा बोला कि रोल ऑन, वापस करिए इसको। तो मैंने उस चीज को वापस बजाया। वो जरा पीस अभी वो तो उस कंपोजिशन के साथ ही बजा था, मेरे को याद नहीं है। हल्के से झलक कर। और ऐसी अगर घटना की बात करें तो मैंने एक फिल्म में जो है कहीं शॉर्ट मूवी में बजाया था, वो बहुत अच्छा पीस था, वो मैं बजाना चाहूंगा आपके सामने। जरूर कुछ सीन इस तरह से था, पहले उसके बारे में क्रिएट करूंगा कि यानी शॉर्ट मूवी में आपने बजाया था? बिल्कुल, शॉर्ट मूवी जो थी, रिफ का शॉर्ट मूवी था, उसमें बजाने का मुझे मौका मिला। पूरी मतलब फिल्म के अंदर सिर्फ फ्लूट था, उसके ही पीस थे, और दूसरा कोई साउंड नहीं, सिर्फ नेचुरल साउंड थे बाकी के सारे। तो उसमें एक सीन था जिसमें एक माँ के जो है बेटे को मिलाया जाता है उससे, वो उससे मिलने आता है, और गम भरा सीन था। काफी टाइम से माँ अपने बेटे से मिलती है, तो उसकी आंखों को देखकर मुझे वो सीन दिखाया गया था कि ये इन दोनों के बीच का जो वार्तालाप नहीं है, आप इस पे बजाना है, ये अपनी माँ से मिल रहा है। यानी वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया। हाँ, कि दृश्य को देख के आप कोई धुन को और बनावट कीजिए। बिल्कुल, गम भरा जो है सीन आपको बजाना है। क्या बात है। तो वो मैं आपको जरूर सुना के बताऊँ। अविनाश जी, वाकई हमें लगा कि हम कोई शॉर्ट फिल्म का परिदृश्य देख रहे हैं और उस बैकग्राउंड में आप ले गए हमें। अविनाश जी, ऐसे कौन कलाकार हैं जो आपको ऐसा लगा कि इनके साथ बजाना तो मेरे लिए एक उपलब्धि है? अब तक कोई ऐसे कलाकार जिनके साथ आपको बजाने में बहुत अंदर से खुशी हुई और ऐसा लगा मुझे अवसर मिला है?
सबसे पहले तो गुरुजी का ही नाम लेना चाहूँगा, क्यों गुरुजी के सामने, गुरुजी के साथ सीखते थे और एक दिन गुरुजी ने बोला, अविनाश जी आप कल अपने फ्लूट बॉक्स को लेकर के यहाँ आ जाना। मैंने कहा सर वहाँ क्या, हाँ कल कार्यक्रम है। तो मैंने कहा सर कहाँ, वापस एक बार बताइए। क्यों स्तब्ध रह गया मैं कि आपको टाउन हॉल आना है और दिवस था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, और आपको मेरे साथ वहाँ पे फ्लूट बजा। मैं एक बार तो स्तब्ध रह गया, कुछ भी नहीं है, खमाज में अपन करेंगे काम, तो वहाँ पे अपने को बजाना है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी आपका आदेश हो गया, तो फिर अब आगे तो सब पता है। तो वो मेरे लिए सबसे मतलब अच्छा रहा कि जो गुरु मेरे को सिखा रहे हैं उन्होंने सीधे मेरे पे ट्रस्ट किया और सीधे स्टेज पे मेरे को जैसे रामानुज कोर्ट में तो पंडित जसराज जी और इस तरह के बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आए, ऐसा कोई अनुभव हो आप? नहीं अभी तक ऐसा मतलब मेरे को चांस नहीं मिला, पर गुरु की कृपा रहेगी, गुरुदेव की, तो ऐसे जरूर ऐसे चांस भी मिलेंगे। नहीं जरूर मिलेंगे, आप बहुत उनसे बड़ा मेरे को मतलब चांस जो है ये भी एक समर्पण है। बिल्कुल। और गुरुजी का लगाव, आपने जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो मेरे से बहुत अफेक्शन रखते हैं। उसका कारण है कि उनका कहना है कि आप एक गुरुपुत्र हैं और मैं स्वयं एक गुरुपुत्र हूँ, गुरुजी भी गुरुपुत्र हैं, और वो मुझे बहुत स्नेह देते हैं, दूसरे और भी शिष्यों को स्नेह देते हैं। मुझे ऐसा भान होता है कि वो बहुत अच्छा स्नेह रखते हैं मेरे से, बहुत अच्छा स्नेह। आपको स्नेह देने वाले बहुत लोग हैं, और एक संगीत मर्मज्ञ हैं हमारे साथ, विवेक कल्ला साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए। कल्ला साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं विवेक कल्ला, सचिव स्वर सुधा जोधपुर। हम लोग पिछले 40 साल से शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। आज मैं आपके सामने अविनाश जी पुरोहित के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। अविनाश जी एक बहुत विरले कलाकार हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो उपशास्त्रीय और शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल कर पाते हैं। अविनाश जी उन कलाकारों में से है जो दोनों ही विधाओं में बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। मैं अपनी संस्था की ओर से और मेरी तरफ से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि भविष्य में वो और अच्छा बजाते रहेंगे, हमारे शहर का और अपना खुद का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी, ऐसा कोई ड्रीम आपका एक होता है कि अभी तक मैंने ये काम किया है और एक दिन ज़रूर मुझे ये अवसर मिला तो मैं और आगे करूँगा, व्यक्तिगत जो ड्रीम है आपका, कोई ऐसा ड्रीम जो अब तक पूरा नहीं हुआ? ड्रीम बस यही है कि गुरुजी यही चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करके आगे बढ़ूं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास आए लेकिन टिक ना पाए, और मैं काफ़ी लंबे समय तक उनके पास
रगड़ाई मेरी हुई और मैं उनके साथ रहा, तो उनका यही ड्रीम था कि आप कुछ बजाओगे। मैंने कहा गुरुजी मैं जो है आपके साथ इतना कुछ सीखा हूँ, मुझे आपको लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या कि नहीं, तुम करोगे मुझे। उसके बाद में 1 साल बाद वो शांत हो गए। उसके बाद गुरुजी राजेंद्र जी के साथ मेरा जो है मिलना हुआ, तो उनके भरोसे से मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरा विठल महोत्सव में जो कार्यक्रम हुआ जो मेरे लिए अविस्मरणीय है, मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब सफ़र कभी रुकना नहीं चाहिए, और मैं वो मुकाम जो गुरुजी मेरे से चाहते थे उसको हासिल करूँ। जैसा कि हम देख भी रहे हैं आपके साथ अलग अलग आकार की हैं, सबसे बड़ी, फिर मध्यम और फिर सबसे छोटी। ये जो बांसुरी है इनका उपयोग कहाँ होता है और कैसे, मतलब इसको एज ए अकॉम्पनिस्ट या सोलो में आप बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। मैं ये सारे इसलिए भी रखता हूँ, जैसे मुझे योग सेंटर्स और योगा जो संस्थान है वो भी बुलाया करती है, तो वहाँ पे जो योग होता है उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स मोड होता है। और कई ऐसी जगहें भी होती है जहाँ बच्चों के संस्थान है, तो उनके लिए हैप्पी मोड वाला जो पार्ट रहता है, तो उनकी कुछ धुनें होती है तो उनसे वो हैप्पी हो जाते हैं। तो उसमें अलग अलग छोटी जो फ्लूट है वो कृष्ण पद बजाए जाते हैं उसमें, तो एक कृष्ण पद बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। ठुमरी के जो 2 अंग होते हैं, तो एक ठुमरी अंग मैं आपको जो है वो सुनाऊंगा, वो गुरुजी ने मेरे को सिखाया। और एक ठुमरी अंग जो है वो पहाड़ी का टाइप का जो है, बहुत पसंद है मुझे ठुमरी, तो बहुत व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत जो है वो लेते हैं, छोटी फ्लूट पे जो लेते हैं। एक धुन बजा के बताता हूँ इस फ्लूट का, जो आप बता रहे थे कि क्या है। आपने तो पंडित हरिप्रसाद जी की स्मृतियाँ मुझे तो याद दिला दी, क्योंकि उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये जो फ़र्क है, तो एज ए अकॉम्पनिस्ट और सोलो, उसमें क्या ये जो आकार हैं इसमें कैसे उपयोग करते हैं, या जैसा कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है? बिल्कुल, कार्यक्रम और उस सॉन्ग की, उस राग की डिमांड पे डिपेंड करता है। चंचलता का प्रतीक है ये, है ना। जैसे मैं एक चीज़ बजा के बताता हूँ, बोलूँगा नहीं मैं, अगर मैंने सटीक बजाया तो लगेगा आपने उसको आइडेंटिफाई किया तो मैंने ठीक बजाया, और शायद आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊँगा मैं। इसका जो है औचित्य क्या है वो बता दूँ। तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम अभी व्यक्ति हैं
कि सृष्टि के किसी और लोक में पहुंच गए हैं धन्यवाद। या अलौकिक युग में पहुंच गए, ये बांसुरी की खासियत है। और ऐसा लगता है कि कोई प्रेमी की सृष्टि हो रही है, प्रेमिका को आवाज़ दे रहा है, और वो प्रेमिका के रूप में श्री कृष्ण को भी आवाज़ दे सकता ये है। आपका बड़प्पन है, और शब्द जो आप बड़े चुन के बोलते हैं, और ये आप किसी भी आर्टिस्ट को यहाँ से यहाँ ले आते हैं। नहीं, आर्टिस्ट खुद प्रवोक करता है। अच्छा अविनाश जी, वो लोग जो नया इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि बांसुरी तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लिष्ट है, लेकिन सीखने के लिए अभ्यास साधना बहुत चाहिए, बिल्कुल। उनके लिए क्या संदेश है आपका? हाँ, मेरे पास काफ़ी बंदे ये मेरे को पूछते हैं, सीखने के हिसाब से भी आते हैं कि मेरे को बांसुरी सीखना है सर, मेरे को सीखना है। क्योंकि कोई भी फिल्म आती है उसमें जो अच्छी सी धुन आती है उसको देख के आते हैं, लेकिन वो ये टिक नहीं पाते हैं, वो खाली ग्लैमराइज्ड हो गया। बिल्कुल, क्योंकि समय चाहिए होता है इसको। ये एक ऐसा साज है जिसे जिंदगी देनी पड़ती है, हमें सब कुछ भूलना पड़ता है। सांस ही जिसको दे दी, बिल्कुल, सांस ही इसको दे दी है, और इन 6 छिद्रों में से 12 स्वर निकालने हैं, और इसके साथ पूरा जुड़ के रहना पड़ता है। मेरे साथ एक वाकया हुआ था कि मैं जालोरी गेट से वापस घर की तरफ आ रहा था, हाउसिंग बोर्ड गुरुजी के यहाँ से। उन्होंने मेरे को एक सबक दिया, मुझे जिस रास्ते से आना था मैं उस रास्ते को भूल गया, दूसरे रास्ते चला गया। मेरे दिमाग में वही चल रहा था जो गुरुजी ने मेरे को बताया। तो इतना डूबना पड़ता है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप ऐसे अलौकिक वाद्य के प्रति समर्पित हैं और इतनी साधना कर रहे हैं और ऐसे गुणवान गुरुओं के साथ कर रहे हैं। तो अविनाश पुरोहित जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आपका अभिवादन कि हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आपने समय निकाला, और हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ईश्वर आपकी सब सपनों को, आपकी मंजिल को, आपकी साधना को एक नया स्वरूप दे और आप हमेशा देते रहें बांसुरी की धुनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।